12वीं के क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग करंट कैरिंग कॉइल और मैग्नेटिक डाइपोल में कंपैरिजन देखेंगे पहले। इसके बाद फिर समय मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे भी देखेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं। कंपैरिजन of current carrying coil and magnetic dipole। हम लोग करंट कैरिंग कॉइल और मैग्नेटिक डाइपोल में कंपैरिजन देखने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग इस तरफ देखिए, करंट कैरिंग कॉइल, ये कोई करंट कैरिंग कॉइल को इसमें करंट आई देखिए इस तरह से है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा एन कैप है, कॉइल का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड डी है और एंगल थीटा है। तो जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में थीटा कोण पर रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल placed in magnetic field at angle theta, then torque acts on it is tau equal to IAB sin थीटा, IAB sin थीटा। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं। हम लोग करंट कैरिंग कॉइल को जो मैग्नेटिक फील्ड बी में थीटा कोण पर रखते हैं उस पर IAB sin थीटा टॉर्क लगता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। यहां पर हेयर I है करंट इन कॉइल और ए है एरिया ऑफ कॉइल, और जैसा कि आप जानते हैं बी है मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा देख रहे हैं आप कॉइल की एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है। थीटा है एंगल बिटवीन एरिया ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, एक मैग्नेटिक डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होता है। मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होता है। यानी इधर मैग्नेटिक डाइपोल को देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये हमारा एक्सिस पोल है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है। देख रहे, अब बी से एक्सिस और डी के बीच मान लीजिए एंगल थीटा है। देखिए, तो इस कंडीशंस में टॉर्क जो लगेगा इस मैग्नेटिक डाइपोल पर नॉर्थ पोल पर, देखिए इसकी दिशा में फोर्स लगेगा F इक्वल टू एम बी, और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में लगता है एम, ये अपोजिट डायरेक्शन है। देख रहे हैं F1 फोर्स का नाम देते हैं। तो टॉर्क जो लगेगा इस मैग्नेटिक डाइपोल पर, टॉर्क
मैग्नेटिक डाइपोल टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। देखिए इस मैग्नेटिक डाइपोल पर टॉर्क है एम बी साइन थीटा। यहां पर हेयर एम जो है वो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइपोल। ये m इक्वल टू हो जाएगा आपको m इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ इनटू ये लेंथ का l हो ये n इनटू l। यहां पर m जो है वो क्या है? पोल स्ट्रेंथ। अब देखिए इस पर आई ए बी साइन थीटा है और इस पर एम बी साइन थीटा। इसको क्वेश्चन 2 हम कह देते हैं। ध्यान दीजिए एक और दो को कंपेयर करिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें क्या मिलता है जरा देखिए। तो हम देख रहे हैं कि m के जगह पर आई ए है, बाकी सब सेम है। m इक्वल टू क्या है? आई ए। m यानी मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू करंट इन कॉइल इनटू एरिया ऑफ कॉइल। यानी ध्यान रखिए कि करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और उस करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो करंट इन कॉइल इनटू एरिया ऑफ कॉइल बराबर होता है। यानी यहां से क्या है 10 ए करंट कैरिंग कॉइल also behaves like a magnetic dipole and its magnetic moment is equal to IA, magnetic moment is equal to I into A, where थोड़ा जगह नहीं है, I into A लिखा हुआ है। इससे आगे भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेंगे तब। यहाँ पर I है करंट इन कॉइल और A है एरिया ऑफ कॉइल। ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड B में थीटा को प्रोडक्ट है, इस पर भी टॉर्क लगता है, इस पर भी टॉर्क लगता है, दोनों पर टॉर्क लगता है। इसका मतलब ये कॉइल भी इस चुंबक की तरह ही काम करता है। ये कॉइल भी चुंबक की तरह ही काम करता है और इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कितना होगा? ध्यान दीजिए क्योंकि m इस चुंबक का मैग्नेटिक मोमेंट जो m है उसके जगह पर आई है, बाकी देखिए बी साइन थीटा बी साइन थीटा। इसका मतलब ये कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आई है, यानी m के बराबर है। आई m के बराबर है, जहां आई करंट इन कॉइल है और एरिया ऑफ कॉइल है। आप समझ रहे हैं? देखिए ये आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा कि कंपेयर करिए करंट कैरिंग कॉइल को और मैग्नेटिक बार को। तो आप इसी तरीके से इसको लिखेंगे और वहां पर आप लिखेंगे कि 1 और 2 से क्लियर है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो डाइपोल का है वो वही है, वो अगर वो जो है वो आईए के बराबर है, तब ये दोनों सेम होगा। और इससे स्पष्ट होता है कि करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और इस करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है यानी m वो कितना है? तो कॉइल का करंट इनटू एरिया ऑफ कॉइल। देख रहे हैं? तो आइए हमारा ये हो गया। अब जब ये स्वाभाविक जब ये बिहेव करने लगा है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, स्वाभाविक है इसमें नॉर्थ और साउथ होगा। तो ध्यान दीजिए एंटी क्लॉकवाइज करंट जिसमें है, जिधर से एंटी क्लॉकवाइज करंट है उधर से बी बाहर आ रहा है। इसमें देखिए ना नॉर्थ पोल से बी बाहर निकलता है। इसका मतलब करंट कैरिंग कॉइल का नॉर्थ फेस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट वाला फेस है। अब गौर से देखिए, मैं यहाँ एक दिखाऊं उदाहरण आपको, जैसे यही है। देखिए ये आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऐसे मेरा उंगली क्लॉकवाइज। ये पीछे से देखें ये एंटी क्लॉकवाइज मिडल, तो यानी पीछे से एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो जो एंटी क्लॉकवाइज वो नॉर्थ बन गया और जो क्लॉकवाइज वो साउथ बन गया। ठीक है, ऐसे घुमाएंगे हम, आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा।
हमको क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करंट हो, ऐसे करंट हो एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर वाला फेस नॉर्थ और पीछे वाला फेस साउथ। यानी इस बात को हम लिखना चाहेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी हमने देखा कि करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। दोनों में टॉर्क लगता है और दोनों के टॉर्क को कंपेयर करते हैं तो डायपोल का जो मैग्नेटिक मोमेंट m है उसके बराबर ये करंट कैरिंग कॉइल का I ये आता है, जहां I करंट इन कॉइल है और ये एरिया ऑफ कॉइल है। ध्यान दीजिएगा, हमने देखा यहां पर कि हियर हमने क्या देखा था कि टॉर्क मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू I, हियर I है करंट इन कॉइल और A है एरिया ऑफ कॉइल। देख रहे हैं आप, एरिया ऑफ कॉइल। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर ये भी जानेंगे कि अगर हमारा करंट कैरिंग कॉइल अभी जो है एक बार बना दूं यहां फिगर, ये हमारा करंट कैरिंग कॉइल, अगर ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है अगर, तो स्वाभाविक है इसमें भी डायपोल की तरह नॉर्थ और साउथ पोल होगा, इसमें भी होगा। तो ध्यान दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप सामने से देखें, इधर वाला को हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, बोर्ड के पीछे जाकर देखेंगे तो हमको क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो जिधर से एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है वो फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जिधर से क्लॉकवाइज नजर आएगा वो फेस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज किसके बारे में मैं बोल रहा हूँ? करंट। देखिए ये करंट हमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये करंट हमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये इसका वाला नॉर्थ को। ऐसी बोर्ड के पीछे जाकर हम देखें इसी को तो ये क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो बोर्ड के पीछे साउथ पोल, बोर्ड के सामने नॉर्थ। यानी द फेस ऑफ कॉइल, द फेस ऑफ कॉइल having anti-clockwise current behaves like a north pole, and the face of coil having current in clockwise direction behaves like साउथ पोल। बात को पकड़ लीजिए अच्छे से, ये आगे जब हम AC पढ़ेंगे वहां पर ये बहुत काम आएगा। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का वह फेस जिसमें करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा उसको नॉर्थ पोल मानिए, नॉर्थ पोल चुंबक का नॉर्थ पोल जैसा है, और जिधर क्लॉकवाइज दिखेगा वो साउथ पोल जैसा है। इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, वो मैं भी जिक्र करता हूँ। पहले आपको बता दूं कि बोर्ड में कंपेरिजन पूछेगा मैग्नेटिक डायपोल और करंट कैरिंग कॉइल में कंपेरिजन, तो वहां गड़बड़ाइएगा मत। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा भी यहाँ पर पूछ देगा कि इफ current passes through a soft spring, then what will happen? तो क्या होगा? What will happen? पहला choice, a spring will expand, a spring will expand. दूसरा चॉइस, स्प्रिंग विल श्रिंक, और एक्सक्यूजेज मतलब वो कम ये होगा, स्प्रिंग विल कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब दब जाना, और एक्सपेंड मतलब फैल जाना। सी में नॉट एनी चेंज, डी में नन। जरा गौर करते हैं कि स्प्रिंग में जब करंट जाएगा तो क्या होगा। आइए देखिए, जैसे ये हमारा
हमारा स्प्रिंग है। मान लीजिए कि इसमें करंट आई जा रहा है और इसमें करंट आई निकल रहा है। ऊपर से बाहर आएगा, नीचे से अंदर जाएगा। 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 ऐसे है, ऐसे तो पीछे से देखिए, आप पीछे से देखिए, ऊपर में बाहर, बाहर मतलब आपके तरफ देखिए, ऊपर में बाहर और नीचे अंदर, नीचे अंदर है ना, इधर है ना, आपसे दूर, ऊपर में आपके तरफ से। तो हमको कैसा दिख रहा है, हमको कैसा दिख रहा है, ये हमको क्लॉकवाइज दिख रहा है, पीछे वाला क्लॉकवाइज। अब देखिए ये हमको क्लॉकवाइज पीछे दिख रहा है, और आप देखिए आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। देखिए तो आप लोग देखिए, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आप लोग को, हमको पीछे से क्लॉकवाइज दिख रहा है। हम उंगली क्लॉकवाइज घुमाना है, लेकिन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। तो हमारे यानी पीछे से, पीछे वाला जो पोर्शन जो हमें एंटी क्लॉकवाइज, हमें क्लॉकवाइज दिख रहा था, वो साउथ पोल हो गया। और स्प्रिंग का दूसरा, यानी हर एक टर्न, हर एक फेरा, एक फेरा की बात करिए, एक फेरा की, एक फेरा की, स्प्रिंग के एक फेरा का। तो जो कि ऊपर में करंट बाहर की ओर है और नीचे में करंट अंदर की ओर है, ध्यान दीजिए, देख रहे हैं अंदर की ओर है, नीचे में। तो स्वाभाविक है कि पिछला हिस्सा जो होगा, पिछला हिस्सा वो एस पोल होगा, और अगला हिस्सा जो होगा, अगला हिस्सा बाहर वाला, वो नॉर्थ पोल होगा। यानी इसको और अच्छे से समझाने के लिए हम कुछ ऐसे बात करें, ये जो चीज है, ये चीज वो कुछ इस तरह का होगा। ये अगर हमारा इसी को दिखा थोड़ा बड़ा करके, इसमें हम एक चुंबक आपको दिखा दें। देखिए हमारा चुंबक है, एक करंट ऊपर में बाहर आ रहा है करंट, और नीचे में करंट अंदर जा रहा है। तो ये फेज देखिए ध्यान से, पीछे वाला हमारा जो साउथ पोल है और आगे वाला हमारा जो वो नॉर्थ पोल है। ध्यान से देखिए, पीछे वाला साउथ पोल, आगे वाला नॉर्थ। इसी कॉइल का पिछला हिस्सा, रिंग अगर मेरे पास यहाँ होता तो मैं आपको दिखा पा रहा है, ये रिंग है। इस रिंग का एक फेस हमारे तरफ है, एक आपके तरफ है, एक फेस। तो पिछला हिस्सा यहाँ पर देखिए साउथ और आगे वाला नॉर्थ। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से स्प्रिंग में बहुत सारा टर्न है, स्प्रिंग में बहुत सारा टर्न है। एक ऐसा टर्न हुआ, एक टर्न, फिर दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, चौथा टर्न, बहुत सारा टर्न है। तो बहुत सारा टर्न है, तो हर टर्न का एक फेस नॉर्थ और एक फेस साउथ। यानी कह सकते हैं कि हर एक टर्न में छोटा छोटा चुंबक है। एक थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं बड़ा सा, एक फेस नॉर्थ है, एक फेस साउथ, एक टर्न होगा। फिर दूसरे टर्न के साथ भी यही बात है, एक फेस नॉर्थ और एक फेस साउथ। तीसरे टर्न के साथ भी यही बात है, एक फेज नॉर्थ और एक फेज साउथ। चौथे टर्न के साथ भी यही बात है, एक फेज नॉर्थ और एक फेज साउथ। इस प्रकार एक फेस नॉर्थ, एक फेस साउथ, एक फेस नॉर्थ, एक फेस साउथ, इस तरह से है। तो देखिए, इस नॉर्थ को ये साउथ अट्रैक्ट करेगा, उसी प्रकार इस नॉर्थ को ये साउथ अट्रैक्ट करेगा, और इस नॉर्थ को ये साउथ अट्रैक्ट करेगा। देखिए ना, ये एक टर्न हुआ, एक रिंग, ये दूसरा रिंग है, ये तीसरा है, आप देख रहे हैं, ये चौथा है। और सबका एक फेस नॉर्थ, एक फेस साउथ है, सब दूसरे को आकर्षित करेगा। तो क्या होगा, इसमें सिकुड़ जाएगा, यानी स्प्रिंग विल कंप्रेस्ड नहीं। तो सिंस ईच टर्न अट्रैक्ट ईच अदर, therefore spring will compressed। अब सोचिए, हम एक स्प्रिंग लगा दें, उसमें हम एक स्विच लगा दें। सोचिए जरा, देखिए अब एक डिजाइन सोचिए। ये एक मान लीजिए कि एक हमारा कॉपर का कटोरा है, कॉपर का कटोरा है। अब देखिए, हम एक यहां पर हमारा स्प्रिंग है,
अंदर में इस स्प्रिंग ऐसे टच करा और इसमें हमने एक कुछ लगा दिया, लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा लगा दिया, आयरन का टुकड़ा है। ये हमारा आयरन टुकड़ा है, आयरन पीस। और यहां से हम इसमें करंट दें और इधर से यहां से एक तार इस तरह सर्किट बना लें कि करंट हमारा यहां से जाए और यहाँ से एक तार हमारा वापस आए। मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ, जगह कम हो रहा है। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से दिखाता हूँ। मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा पहले आप इसको नोट करिए तो मैं आपको समझाता हूँ, मजा आएगा आपको। थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप। अभी मैं आपको एक कटोरा वाला एग्जाम्पल दे रहा था, यहाँ देखिए जरा सा। ये हमारा स्प्रिंग है, और इसके मुंह पर मैंने एक लोहे का टुकड़ा लगा दिया है। और देखिए यहां से हम एक वायर लेते हैं, यहां से एक वायर लेते हैं, इसमें एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी लगा दी, और यहां पे एक स्विच लगा देते हैं, स्विच। और यहां पर एक सटा कर इसके अंदर में कॉपर का कटोरा सटा कर, देखिए यहां से एक कॉपर का एक कटोरा हमने लगा दिया है। यहाँ पर इसमें छेद किया हुआ है जिससे तार बाहर निकला हुआ है। अब देखिए यहां से जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो स्प्रिंग सिकुड़ेगा। जब मैं स्विच ऑन करूंगा तो अभी आपने देखा ना कि जब स्विच ऑन करने पर जब करंट जाता है तो स्प्रिंग सिकुड़ता है। तब स्प्रिंग क्या होगा, सिकुड़ेगा, स्प्रिंग सिकुड़ेगा। तो मैंने एक बार दबाया, करंट जाना शुरू हुआ, स्प्रिंग सिकुड़ गया। अब मैंने स्विच को ऑफ किया, बस ये फिर स्प्रिंग फैलेगा। करंट जाना जो ही बंद हुआ, चुंबकीय गुण स्प्रिंग में से खत्म। करंट जाना बंद हुआ तो स्प्रिंग में से चुंबकीय गुण खत्म, स्प्रिंग फैलेगा। फिर स्प्रिंग, तो ये जो लोहा का जो टुकड़ा है, आयरन पीस, जो यहाँ मैंने निकाला था आयरन पीस, वो यहाँ पर टक्कर मारेगा इसको, क्या होगा, टन। यानी एक बार स्विच दबाया तो स्प्रिंग अंदर से पड़ा, स्विच ऑफ किए बस मारा टन। यानी ऑन करे ऑफ करे तो टन टन बोलेगा, ये बेल बन जाएगा। घर में किसी के यहाँ जाते हैं आप, स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं ऐसा स्विच होता है, ऐसा ऑन करते हैं फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो ऑन करते हैं, ऑफ हो गया, तो वो टन टन मारेगा। तो ऐसा एक आप घर में रिंग बेल बना सकते हैं, अपने डोर पर डोर बेल लगा सकते हैं। इसे स्विच ऑन करिएगा, स्प्रिंग सिकुड़ेगा, स्विच ऑफ होगा, मारेगा टन, स्प्रिंग फैल गया। फिर ऑन करिएगा, स्प्रिंग सिकुड़ेगा, फिर ऑफ करिएगा, फिर मारेगा टन 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 बोलेगा। देख रहे हैं क्या इस्तेमाल है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आ रहा है ना। जब करंट पास करता है किसी स्प्रिंग से तो स्प्रिंग सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है भाई? क्योंकि स्प्रिंग का हर एक टर्न हर एक टर्न पर बात करिए तो एक फेस, एक तरफ करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, एक तरफ क्लॉकवाइज दिखेगा। तो जिसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखा वो नॉर्थ पोल बन गया, जिसमें क्लॉकवाइज दिखा वो साउथ पोल बन गया। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो स्प्रिंग सिकुड़ जाएगा। ऑफ करेगा फिर फैल जाएगा। इस फैलने आगे पीछे होने से वो टक्कर मारेगा उस जो आपने कटोरा लगाया है कॉपर का या ब्रास का, जिसका पीतल का, मान लीजिए ब्रास का लगा दिया, उसमें टन टन टकराएगा, मारेगा तो आवाज करेगा, एक बेल बन गया। आप लोहे के भी कटोरा लगा सकते हैं। ओके, तो हम और भी आगे बात करते हैं। पहले इसको आप चाहे इंटरेस्टिंग बनाने की नोट कर सकते हैं। हम बोर्ड साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आप मैग्नेटिक मोमेंट में भी आपने देखा कि किस तरह से करंट करेंट कॉइल में होगा। अब इस आधार पर आप मैग्नेटिक मोमेंट विभिन्न तरह के बॉडियों में निकाल सकते हैं, विभिन्न तरह की चीजों से निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? हम मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में थोड़ा सा एक दो बातें और कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे मूविंग कॉइल बैरोमीटर पर। वो अगली क्लास में ठीक रहेगा, आज उतना समय मिल नहीं पाएगा। तो देखिए यहां पर जैसे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिंग having magnetic moment of a charged rotating ring.
चार्ज किया हुआ घूमता हुआ रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। यहां देखिए एक रिंग है, मान लीजिए इस रिंग पर चार्ज क्यू है, ये हमारा एक्सिस है मान लीजिए, एक्सिस के बाद ये रिंग ओमेगा से घूम रहा है और रिंग का रेडियस आर है। देखिए क्यू है चार्ज ऑन रिंग, ओमेगा है एंगुलर स्पीड ऑफ रिंग और आर है रेडियस ऑफ रिंग। ध्यान दीजिए, क्योंकि आप मैग्नेटिक मोमेंट जानना चाहते हैं, तो यानी इस रिंग के घूमने के वजह से करंट क्या होगा वो, और रिंग का एरिया आई इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट एम क्या होता है, आई इंटू ए। आप पढ़े ना, मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल टू आई इंटू ए। तो आपको आई जानना है, तो कैसे जानेंगे? तो एक चक्कर रिंग को घूमने में कितना समय लगेगा? टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ रिंग, घूमने का समय क्या होगा? समय बराबर टी बराबर समय बराबर। देखिए ध्यान से, एक तो क्या कि डिस्टेंस बाई स्पीड कर दी। दूसरा बात आप जानते हैं टी बराबर होता है 2 पाई ओमेगा। आप जानते हैं एक चक्कर घूमने वाला का समय 2 पाई ओमेगा। इतना देर में जब एक चक्कर घूमेगा रिंग तो कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन को पार करेगा? इस क्रॉस सेक्शन को कितना चार्ज पार करेगा? क्यों? एक बार घुमा, इस पूरे का जो रिंग पर जो पूरा चार्ज क्यों बिखरा हुआ है, रिंग पर जो चार्ज क्यों बिखरा हुआ, एक बार इस एरिया से पार करेगा। 2 चक्कर में 2 बार पार करेगा इस एरिया से, 50 चक्कर में 50 बार पार करेगा। तो इतना समय में 2 पाई ओमेगा समय में एक बार घुमा, तो करंट क्या होगा? अगर आप चार्ज बाई टाइम, यानी चार्ज कितना एक चक्कर में, तो क्यू, और कितना टाइम टी, यानी क्यू बटा 2 पाई बाई ओमेगा, यानी करंट हो गया हमारा क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। और हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मोमेंट ऑफ पाई क्या होगा? m इक्वल टू आई इंटू ए, और हमने आई निकाला है क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। और एरिया, इस रिंग का एरिया कितना एरिया है? पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस है, पाई से पाई कैंसिल, यानी क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट बराबर क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये हो गया इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पर जो चार्ज क्यू है और ओमेगा से घूम रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ध्यान से देखिए आप, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। देख रहे हैं? जैसे हमने इस रिंग का निकाला, वैसे आप डिस्क का निकाल सकते हैं, और भी विभिन्न बॉडी का निकाल सकते हैं। आप को मैं और भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा ये जरूरत है नहीं, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप डिस्क मानेंगे तो छोटे छोटे रिंग से बना हुआ मानेंगे, एक एलिमेंट्री रिंग मानेंगे। आइए हम एक डिस्क में दिखाई देते हैं, पहले सुनो कर लीजिए। यहां पर देखिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए चार्ज रोटेटिंग डिस्क, हम डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां देखिए ये एक डिस्क है। अब ये हमारा डिस्क है, डिस्क मान लीजिए इस पर चार्ज क्यू है, क्यू है टोटल चार्ज ऑन डिस्क, और ये जो देख रहे हैं ये हमारा एक्सिस है, और इसके बाद डिस्क घूम रहा है ओमेगा से। ओमेगा हमारा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए डिस्क पर तो पूरा चार्ज बिखरा होगा, हर जगह बिखरा होगा। तो यहां पर हम चार्ज पर यूनिट एरिया यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया
यानी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। मान लीजिए सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, जहाँ R क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क, रेडियस ऑफ डिस्क। देखिए तो डिस्क का एलिमेंट्री पोर्शन रिंग होता है, डिस्क छोटे छोटे रिंग से बना होता है। तो हम डिस्क में एक एलिमेंट्री रिंग मानेंगे पहले, छोटा सा रिंग। इस रिंग का मान लीजिए रेडियस हमने x मान लिया, x। ये इसका देखिए, और इसका मोटाई dx। ये हम लिखते हैं, लेट अस कंसीडर an elementary ring of radius x. Let us consider an elementary ring of radius x and thickness ये कहिए, width कहिए, width dx. Therefore, area of एलिमेंट्री रिंग, रिंग का एरिया क्या होगा, 2 पाई x, तो इसका लेंथ हुआ, एंड टू चौड़ाई dx। 2 पाई x तो पूरा x रिंग का सर्कमफ्रेंस, परिधि हुआ, परिधि, एंड टू चौड़ाई dx। ये हमारा इस एलिमेंट्री का एरिया हुआ। और इतना एरिया पर चार्ज सिग्मा है, तो इतना एरिया पर क्या होगा, देयरफॉर चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग क्या होगा, dq बराबर इस छोटे रिंग पे चार्ज एरिया इंटू सिग्मा, यानी 2 पाई x dx इंटू सिग्मा q बाई, अभी सिग्मा के रूप में रहने दीजिए, बाद में सिग्मा मान डाल दीजिए सिग्मा। ये हमारा निकल गया इस पर रिंग पर चार्ज। अब हम इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट of elementary ring क्या होगा, dm, छोटा सा बड़ा रहेगा क्या, क्या होगा, तो चार्ज यानी जो चार्ज है dq, चार्ज q इंटू ओमेगा, किससे घूम रहा है, ओमेगा से, ओमेगा इंटू जो रेडियस है, रेडियस कितना है इसका, x स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2। देख रहे हैं, अभी मैंने बताया था ना, Q ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। अब गौर करिए, इससे पहले, इससे रिंग का बताया हूँ इससे पहले, तो क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, Q ओमेगा R स्क्वायर बाई 2 था। तो Q था चार्ज, इस पर चार्ज कितना है, dq, ओमेगा, और इसका रेडियस x है, x बाई 2। तो यहां से देखिए dq का मान डाल दीजिए, क्या होगा, 2 पाई x dx सिग्मा इंटू ओमेगा x स्क्वायर बाई 2 से 2 काट दीजिए, यानी dm कितना निकल गया, पाई ओमेगा सिग्मा x क्यूब dx। ये निकल गया हमारा सिर्फ इस रिंग का मैग्नेटिक। तो पूरे डिस्क का क्या होगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर, यहां से लेकर इस r रेडियस तक। चलिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डिस्क क्या होगा, m इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d, यानी पाई ओमेगा सिग्मा x क्यूब dx, 0 से आएगा, चूंकि x बदल रहा है, तो x का मान यहां से यहां तक, तो क्या होगा, पाई ओमेगा सिग्मा x 4/4 0 to 1, यानी पाई ओमेगा सिग्मा r 4/4। ये मैग्नेटिक मोमेंट, तो बहुत आसान है, और भी इलेक्ट्रॉन के चलते आपके एनसीईआरटी किताब में है, हो सकता है अगली क्लास में बता दूं। और मूविंग कॉइल कैलकुलेटर, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा। जो मैंने आज बताया है वो भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और कल मैं बताऊंगा वो भी काफी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के जमाने में मूविंग कॉइल कैलकुलेटर हम लोग जब बोर्ड का एग्जाम दिए तो पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसे नोट कर लीजिए, और आज यहीं तक।